ओके, तो ये मेरे को आपको ऐसे ही बताना था, जो उस दिन वाली बात रह गई थी। मैं इसमें मेन मेरे को ये था कि अब आप लोग जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज आप लोगों को बना है और आपको थोड़ा-सा लिंक स्टेट राउटिंग के बारे में भी अब नॉलेज है, तो इन लोगों के बीच में अगर हम लोग थोड़ा डिफरेंस देखना चाहें कि इन लोगों की वर्किंग में अलग क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है, वो लेस होता है। मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की अगर आप बात करो, तो ये बहुत लेस होता है क्योंकि अ इसको ऐसे लिख लूँ क्या, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें जो शेयरिंग होती है वो ड्यू टू लोकल शेयरिंग होती है। आपको मालूम है कि इसमें हम लोग सिर्फ अपने पड़ोसी वाले जो अपना इमीडिएट नेबर है उसको हम लोग भेजते हैं। बट अगर आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो पैकेट्स होते हैं वो भी बड़े छोटे-छोटे होते हैं। तो स्मॉल पैकेट्स लोकल शेयरिंग की वजह से जो इसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। और अगर हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग में करें तो ये मोर होता है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट मोर। इतने में आप लोग शायद समझ जाएंगे मोर में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसमें फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एक साथ सब भेजा जाता है। और दूसरी बात, लार्ज लिंक स्टेट पैकेट, उनका जो लिंक स्टेट पैकेट वो ज्यादा बड़े होते हैं, तो उस वजह से भी इसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाई होता है। ये क्लियर है सबको? सर एक बार आप बताइए ना। हाँ। देखो, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली बैंडविड्थ मतलब आपका एक रोड, ठीक है, जिससे वो जाना है। अब गाड़ियां इसमें छोटी छोटी गाड़ियां यूज होती हैं। मतलब जो पैकेट्स अपन भेजते थे, याद होगा डिस्टेंस वेक्टर में अपन एक से इमीडिएट नेबर को ही बस भेजते थे, उसके आगे का पता नहीं, फिर ये आगे को भेजेगा उसके आगे का पता नहीं। तो इसमें लोकल शेयरिंग हो रही है, सिर्फ आपस में नेबर नेबर के बीच में शेयरिंग हो रही है। और जो पैकेट है उसमें सिर्फ आपको याद होगा डिस्टेंस वेक्टर जाता था, जो डिस्टेंस मैट्रिक्स अपन बनाते थे, सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू वही सिर्फ दूसरे को शेयर करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है लिंक स्टेट में, इसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक साथ सबको भेजते हैं डेटा, ठीक है। और सबको भेजने के चक्कर में अब देखो, ये भी उसी टाइम भेजा, ये भी उसी टाइम भेजा, तो ऑब्वियसली कंजेशन होगा। कंजेशन से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, चौड़ा रोड बना देते हैं ताकि एक तरफ से ये आए एक तरफ से ये जाए, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके पैकेट भी ज्यादा बड़े बड़े हैं, इसके जो गाड़ियां हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इसलिए भी इसका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। मतलब इसको आप बैंडविड्थ को रोड की तरह देखो, कितना चौड़ा रोड हो सकता है। अभी क्लियर है? यस सर। हम्म। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये अपना जो टेबल है, राउटिंग टेबल, इसको अपडेट करता है, अपडेट्स राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन, ये ऑन लोकल नॉलेज। उसको सिर्फ लोकल नॉलेज है कि भैया मेरा पड़ोसी क्या बोल रहा है, उसकी उसको नॉलेज है। लेकिन ये अपडेट करता है बेस्ड ऑन ग्लोबल नॉलेज, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि एक साथ अगर सब भेजेंगे, मान लो R1 है, R1 के पास R2 का भी डेटा अचानक से आ गया, R3 R5 R5 R6 सबका डेटा एक साथ आ गया, तो उसको तो ग्लोबल नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान मिल गया। तो वो उस बेसिस पे अपना राउटिंग टेबल अपडेट करता है। अगर आप तीसरा इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो दोनों का एल्गोरिदम अलग अलग तरीके से काम करते हैं, या फिर जो इसके एल्गोरिदम के नाम हैं वो भी अलग अलग हैं। इनका जो डिस्टेंस वेक्टर फॉलो करता है वो फॉलो करता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। और अगर आप इनकी बात करोगे तो ये है डिजकास्त्राज वॉइस एल्गोरिदम। कट गया था सर, दीदी अब क्या बोलूं। क्या क्या बोल रहे हो? इससे पहले से आप ये जो लिंक स्टेट में बताया सर, वो वाला सुनाई नहीं दिया सर, आपका वॉइस कट रहा था। अच्छा, ये ग्लोबल नॉलेज वाला। ओके। लिंक स्टेट में जैसे हम लोग बोले कि ये किसके किसके नॉलेज के बेसिस पे राउटिंग टेबल को अपडेट करता है, तो राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए जो डिस्टेंस वेक्टर है उसको तो सिर्फ अपने लोकल नॉलेज की जरूरत है, अपने नेबर के नॉलेज की जरूरत है। बट अगर हम लोग लिंक स्टेट की बात करें, लिंक स्टेट में क्या होता है कि
एक जो राउटर होता है उसके पास फ्लड के थ्रू अचानक से राउटर 2 राउटर 3 जितने भी नेट राउटर हैं उस पूरे नेटवर्क में उस सब का जो टेबल है वो उसको मिल जाता है। इसका मतलब वो समझ जाता है कि अगर R1 को R2 तक का डेटा तो उसको अपना खुद का टेबल से मालूम है, लेकिन R2 को R4 तक जाना है या R2 से R4 तक का क्या डिस्टेंस है वो अचानक से R2 उसको भेज दिया, R4 को R6 तक कितना डिस्टेंस है वो R4 उसको भेज दिया, तो उसको पूरे एक कंप्लीट टेबल मतलब या पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी हो गया। तो वो अपना जो टेबल है वो ग्लोबल नॉलेज के बेसिस पे बनाता है, कंप्लीट नॉलेज के बेसिस, और ये सिर्फ अपना लोकल नॉलेज के बेसिस पे राउटिंग टेबल अपडेट करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि दोनों जो एल्गोरिदम है वो अलग अलग एल्गोरिदम पे काम करते हैं। ये जो डिस्टेंस वेक्टर है वो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पे काम करता है और ये डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम पे काम करता है। अगर आप ट्रैफिक के बेसिस पे देखोगे तो ट्रैफिक यहाँ पे ऑब्वियसली कंजेशन लेस होता है और यहाँ पे जो ट्रैफिक की मामला है तो यहाँ पे ज्यादा होता है। अगर आप कन्वर्जेंस की बात करोगे कि ये कन्वर्ज कितने जल्दी होता है, मतलब देखो आप अगर आपको डिस्टेंस वेक्टर याद होगा तो आपको मैंने आपको बताया था कि पहले ये R2 का जैसे R1 को अपना टेबल अपडेट करना है तो क्या करेगा, R2 से डेटा मांगेगा, R3 से डेटा मांगेगा, अपने नेबर से मांग लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, R2 फिर R4 से मांगेगा, R5 से मांगेगा, ऐसे धीरे धीरे मतलब ये प्रोसेस चलता जाता है और एक बाय एक फिर R4 क्या करेगा, R4 अपना डेटा R2 को दे दिया, फिर R2 नेक्स्ट स्टेप में फिर R1 को देगा, ठीक है, R6 हो सकता है R4 को दिया होगा, R4 नेक्स्ट स्टेप में R2 को देगा, फिर R2 वापस उसको R1 में देगा। मतलब ये जो कन्वर्ज होता है ना कि जब R1 को R6 का जो डेटा है वो कब मिलेगा, तो वो उसको बोलते हैं कन्वर्ज। तो कन्वर्ज इसमें बोल सकते हैं कि बहुत स्लोली होता है, और अगर इसकी बात करें तो ये कन्वर्ज बहुत फास्ट होता है क्योंकि आपको पता है कि एक बार में ही उसको पूरा का पूरा उसका नॉलेज हो जाएगा, तो ये कन्वर्ज बड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ये कौन से प्रोटोकॉल से में इम्प्लीमेंट होता है तो आपको पता होगा RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को फॉलो करता है। और इसमें अगर आप एक और जोड़ो तो IGRP भी होता है, इसको भी आप कंसिडर देख सकते हो। ये IGRP होता है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, नाम बस याद रखिएगा, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो इस डिस्टेंस वेक्टर को फॉलो करते हैं। और अगर लिंक स्टेट की बात की जाए तो आपको याद होगा OSPF जो होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये इसको फॉलो करता है। और एक और प्रोटोकॉल है जो इसको फॉलो करता है, वो है आपका ISIS। कोई नाम सुना है क्या ISIS के बारे में? कोई CSIT वाला नहीं बैठा है क्या यहाँ पे? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, सुयश वगैरह नहीं बैठे हैं क्या? कहाँ गए इन लोग CSIT वाले? इन लोग तो पढ़े होंगे। सर इंटरमीडिएट सिस्टम होते क्या कुछ? हाँ हाँ हाँ, इंटरमीडिएट सिस्टम इमीडिएट करके कुछ होता है, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट सिस्टम इमीडिएट स्टेट ऐसा कुछ होता है। आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जो इसी टाइप के उसको काम करता है। अगर एक सेकेंड ना, मैं अभी देख ही लेता हूँ। ISIS प्रोटोकॉल को भी ध्यान नहीं आ रहा क्या है। देखो, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ये प्रोटोकॉल है। आप लोग कभी भी इस पे जाके देख सकते हैं इसको, इसकी कैसी वर्किंग है। जो बेसिक प्रोटोकॉल था वो तो मैं आपको बता दिया। आपको अगर थोड़ा सा भी वो होगा वो ये कैसे काम करता है तो आप यहाँ पे जाके एक बार चेक आउट कर सकते हैं। ISIS प्रोटोकॉल नाम ही बता रहा है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम प्रोटोकॉल। अब अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा मेरे ख्याल से, तो हम लोग आगे बढ़ें क्या?
या अभी कुछ बताना है या रोकना है, बताओ। सर ये OSPF वाला एक बार बताइए। OSPF नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर। OSPF में बताया तो था, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये यही डिस्कास्ट्राज एल्गोरिदम पे काम करता है ये। मतलब इसका जो वर्किंग है वो यही है, लिंक स्टेट टेबल। अगर आपको लिंक स्टेट राउटिंग वाला जो एल्गोरिदम है वो समझ में आया होगा, तो वही ये है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को कंसीडर किया जाए। क्योंकि हम लोग ये डिस्कास्ट्राज एल्गोरिदम में, या फिर आप बोल सकते हो लिंक स्टेट टेबल वाले जो लिंक स्टेट राउटिंग में, हम लोग क्या कर रहे थे, एक सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब एक ऐसा पाथ ढूंढ रहे थे जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, और उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। आप लोगों को याद है ना वो, हम लोग जब डिस्कास्ट्राज पाथ बना रहे थे, एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ इसमें। ये देखो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, जिसमें ये था अपना, कहाँ गया, लिंक स्टेट राउटिंग में अगर हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो टेबल बना रहे थे, ये डिस्कास्टर पाथ है। ये क्या दिखा रहा था, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब देखो, हम लोग अभी R1 को मान के चल रहे थे इसमें कि ये एक राउटर है R1। R1 से अगर R2 जाना है, R3 जाना है, R4 जाना है, तो कौन से पाथ शॉर्टेस्ट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि R1 को अगर R2 में जाना होगा, R1 को R2 में जाना होगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ अभी है वो 6 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया। R3 तक जाना है तो 3 रख दिया। लेकिन R1 को अभी इमीडिएट सबसे फर्स्ट इनिशियली इन दोनों के बारे में नॉलेज था, बाकी तो नॉलेज था नहीं उसको। इसके बाद जब नेक्स्ट में गए थे कि R1 को अगर अब R2 के माध्यम से अगर जाना हो, या फिर अब देखना है जैसे R1 को R2 जाना है, ये तो अपन को पहले से मालूम चल गया कि ये 6 है। R1 को R3 जाना है, तो यहाँ पे अपन को ये मालूम चल गया कि 5 है। ये R1 को R3 जाना है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है 3, क्योंकि यहाँ पे ये 3 दिया हुआ था। लेकिन अब अगर हम लोगों को R1 को R2 जाना है, लेकिन एक और रास्ता देखना है R3 वाला, क्योंकि R3 इस वाले, इस पूरे इसमें कॉलम, इस रो में सबसे शॉर्टेस्ट ये था। तो अब इसके थ्रू ही हम लोग जा सकते हैं। तो R1 R3 के माध्यम से अगर अपन R2 के में जाएं तो कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली R1 से R2 अगर अपन डायरेक्ट 6 जा रहे थे, R1 से R3 जाने के बाद R2 गए थे, तो 3 + 2 5, तो ये ज्यादा शॉर्टेस्ट पड़ा था। इसलिए हम लोग उसको फिर यहाँ पे शॉर्टेस्ट के रूप में लिख लिए थे कि भैया R1 को अगर R2 जाना होगा, तो एक रास्ता मेरे को 6 दे रहा है, एक रास्ता 5 दे रहा है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, 5। तो हम लोग इसको आगे कंसीडर किए थे। हाँ, जैसे यहाँ पे अपन R1 से जब राउटिंग टेबल बना था, तो R1 से R2 जाने के लिए हम लोगों ने 5 लिखा था, 6 नहीं लिखा था। तो यही शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। इसी के बाद आगे आप इसमें देखते जाओ कि देखो, अब यहाँ पे डिसाइड हो गया कि R1 इज, उसके बाद R3 जाने से हम लोगों को सस्ता रास्ता मिलेगा। अब R1 R3 के माध्यम से हम लोग R4 जा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखा था कि अपन R1 R3 के माध्यम से R4 जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन R2 के माध्यम से, R1 R3 R2 के माध्यम से तो जाया जा सकता है। R1 R3 R2 के माध्यम से, यहाँ से जैसे ये हम लोगों ने निकाल लिया कि ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है 3, फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ है 2, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ नहीं था। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ तक जाने का सबसे रास्ता क्या है, 3 + 2 5, 5 + 7 12। तो हम लोगों ने R4 जाने का रास्ता भी निकाल लिया कि भैया R4 अगर आपको जाना है R1 से, तो आप क्या करोगे, R1 R3 शॉर्टेस्ट पाथ आपको यहाँ से मिल गया था, ये वाला रास्ता से मिल गया था, और R2 भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ था, तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लिए थे, इसलिए यहाँ पे 12 हो गया था। तो अल्टीमेटली ये जो OSPF में होता है वो यही तो होता है कि हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को लेके आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसे शॉर्टेस्ट पाथ मिलता जाता है हम लोग यहाँ पे राउटिंग टेबल बना लेते हैं, और फिर इसी को हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है कि सारे राउटर्स को कि भैया सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पहुंचने का क्या है। मतलब देखो, एक राउटिंग टेबल में ही हम लोगों को R1 से R6 जाने का पूरा रास्ता शॉर्टेस्ट वाला मिल गया है यहाँ पे। तो ये क्लियर है क्या? यस सर। मेघा, कौन पूछा था क्वेश्चन, क्लियर है? यस सर।
और लोग भी क्वेश्चन पूछ लिया करो सब लोग, तुम लोग, क्योंकि जिसको भी जो भी डाउट आता है वो बीच बीच में जितना भी लगे, बार बार होगा तो मैं 10 बार समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा होगा तो मैं बाद में और तुम लोगों को बोल दूंगा कि रुक जाना, मैं समझा दूंगा, लेकिन समझा दूंगा, ठीक है? तो वेट कर लेना, या पूछ लिया करो। हम्म। ओके। अब मेरे को आपको एक चीज बतानी थी, वो ये है कि आपके सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिलेबस में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ राउटिंग स्विचिंग हो गया, यूसेज ऑफ राउटर्स, राउटर्स का क्या यूसेज है ये आपको तो शुरुआत में ही बता दिया था। राउटिंग टेबल को आपको समझना आना चाहिए, तो मैं आपको ऑलमोस्ट 2 राउटिंग प्रोटोकॉल समझा के ये कोशिश किया हूँ कि राउटिंग टेबल कैसे बनता है और आप उसको कैसे सर्कुलेट होता है। अब मेरे को ये समझाना है आपको राउटिंग मैट्रिक्स क्या होता है, आईजीपी वर्सेस ईजीपी क्या होता है, लैंड मैन वैन में समझा चुका था, एक वीपीएन और समझाना है, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन में अगर लैंड मैन वैन से पूछा जा सकता है या एक आध नंबर में वीपीएन भी पूछा जा सकता है। और मेरे को आज आपको कम से कम डीएमजेड तो समझाना है ये क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को, वो है आपका राउटिंग मैट्रिक्स। राउटिंग मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें तो राउटिंग मैट्रिक्स ऐसे ही कोई बता सकता है क्या अभी बिना पढ़े कि क्या होता होगा राउटिंग मैट्रिक्स वगैरह? सर सर जितने राउटिंग हो नेटवर्क होगा सर उसको मेंशन करेंगे और उसका डिस्टेंस मेंशन करेंगे सर। ऑलमोस्ट सही हो, और कोई कुछ बोलना चाहे? हम्म देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे राउटिंग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा चीज बताऊं, कि आप ये जानते हो कि हर एक राउटर को, एक अगर राउटर यहाँ पे है तो हर राउटर को के पास मल्टीपल पॉसिबल पाथ होते हैं, मतलब वो कहीं से भी जा सकता है, उसके पास पाथ की कमी नहीं है। हर राउटर के पास मल्टीपल पॉसिबल पाथ होते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, ठीक है? लेकिन इसमें सब में तो जाया जाता नहीं है, इसमें सबसे बेस्ट पाथ को निकाला जाता है। कौन निकालता है? राउटर निकालता है बेस्ट पाथ को, और उस बेस्ट पाथ को अपने वो राउटिंग टेबल में डाल देता है, ताकि उसको फिर वो दूसरे को भेज सके और दूसरे को भी इसका नॉलेज हो सके बेस्ट पाथ का। इतना इतना क्लियर है, इतना सबको? यस सर। हम्म अब देखो, बात ये है कि मुद्दा ये था कि राउटर के पास बहुत सारे पाथ हैं, उसमें से एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके वो राउटिंग टेबल में उसको एम्बेड कर देता है। अब हर जो बेस्ट पाथ होगा, जो भी जितना भी वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, उसमें वो एक मेट्रिक असाइन करेगा, मेट्रिक असाइन करता है। वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के तहत करते हैं, मेट्रिक डिसाइड होता है, और एक्चुअली ये मेट्रिक है, ये डिफाइन करते हैं कि उस पाथ को क्यों सेलेक्ट किया जाए, विच पाथ इज प्रीफर्ड, उसको प्रीफर क्यों किया जाए, ये मेट्रिक डिफाइन करते हैं, तब जाके उस बेस्ट पाथ को सेलेक्ट किया जाता है। मतलब इतने सारे पाथ में बेस्ट कौन सा है सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए, तो वो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उनको मेट्रिक कहा जाता है, और वो मेट्रिक के बेसिस पे बेस्ट पाथ डिसाइड किया जाता है, ठीक है? और ये चीज मेट्रिक के बारे में याद रखना, लोवेस्ट मेट्रिक वैल्यू इज ऑलवेज प्रिफर्ड, ठीक है? इसको हमेशा प्रिफर किया जाता है, इसीलिए आप इसको मेट्रिक ना समझ के आप इसको कॉस्ट अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट आप बोलते हैं ना, हर चीज सस्ती होनी चाहिए, आप दुकान में जाओगे तो कोई चीज सस्ती होगी तो आप उसको ले लोगे। तो लोवेस्ट मेट्रिक मतलब आप कॉस्ट मान के चलो कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस अपन बोले या कुछ भी चीज बोले, तो उसको आप, वो मेट्रिक है तो उसको आप कॉस्ट से वो कर लेना कि वो ज्यादा लोवेस्ट मेट्रिक हमेशा प्रिफर किया जाता है। ओके। और अगर ये मैट्रिक खो गया तो, मतलब अगर एक राउटर है
एक राउटर अपना बेस्ट पाथ डिसाइड किया कि ये मेरा बेस्ट पाथ है, कुछ पैरामीटर के बेसिस पे वो डिसाइड किया होगा कि ये बेस्ट पाथ है। अब यहाँ पे मान लो R2 है, यहाँ पे R1 है। अब ये मान लो R2 का जो ये लिंक है ये डाउन हो गया, अब तो उसके पास बेस्ट पाथ है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल से इस पाथ को हटाएगा और फिर दूसरा नेक्स्ट पाथ को सेलेक्ट करेगा। ये क्लियर है क्या? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो, राउटिंग मैट्रिक्स, हर राउटर के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपके पास भी बहुत सारे, जीवन में बहुत सारे रास्ते आते हैं। 10th के बाद आपको साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, फलाना, फिर इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच लेना है, फिर इंजीनियरिंग खत्म करोगे तो गेट एग्जाम के बाद अगर या कोई एमटेक करना होगा तो कौन से वो पीजी कोर्स करना है एमटेक का, फिर पीएचडी करना है तो पीएचडी में कौन से, हर जीवन में बहुत सारे पॉसिबल पाथ आते हैं, मल्टीपल पॉसिबल पाथ राउटर के पास भी आता है। इतने सारे रास्ते में सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है वो सेलेक्ट करने के लिए वो कुछ पैरामीटर्स को देखता है कि भैया ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हाँ तो फिर ये बेस्ट पाथ है। तो वो पैरामीटर्स या कुछ जो पॉइंट्स है जिसको वो ध्यान में रखता है उसको मेट्रिक कहा जाता है। और अलग अलग टाइप के मेट्रिक होते हैं जिसके बेसिस पे वो पाथ को सेलेक्ट करता है। वो मेट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो राउटिंग मेट्रिक्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है होप काउंट। होप काउंट का मतलब है कि अगर हम लोग एक राउटर माने, एक राउटर यहाँ पे, एक राउटर यहाँ पे माने, एक राउटर यहाँ पे माने, और मान लो इस रास्ते से एक राउटर यहाँ पे, इसको ए को अगर बी तक पहुंचना है तो उसके पास बहुत दो रास्ते हैं। एक वो ये रास्ता ले सकता है और एक वो ये रास्ता ले सकता है। अब बेसिकली अगर आप देखो होप काउंट कैसे होता है, आप इन दोनों के बीच में ये जो लिंक है ना, ये दोनों के बीच में ये जो लिंक अगर आपको दिख रहा होगा, इसको आप 1 मान लो, ये जो है इसको आप 2 मान लो, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप 3 मान लो। और वैसे ही अगर आप इधर मानोगे तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये एक्चुअली होप काउंट है। ठीक है, आपको सिर्फ ये राउटर को काउंट नहीं करना है, आपको इसको काउंट करना है। तो ये है आपका होप काउंट। तो अगर आप देखोगे कि जितना आप बीच बीच में ये, जैसे अगर आप ये मान के चलो कि ये एक ट्रेन है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, और बीच में ये स्टेशन आ रहे हैं, तो जितने स्टेशन में रुकेगा उतने बार उसको वहां पे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो अगर जैसे जैसे होप की संख्या बढ़ती जाएगी, होप एक्चुअली इसको बोला जाता है, लेकिन काउंट अपन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जितना अगर होप बढ़ेगा उतना प्रोसेसिंग भी बढ़ेगा, वहां जाके बीच बीच में वो प्रोसेसिंग भी होगा, और उतना ही डिले भी आता जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही कोई भी चीज के लिए। तो होप की संख्या ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप बोलोगे कि मैक्सिमम जो होप का काउंट है वो किसी भी नेटवर्क के लिए बाय डिफॉल्ट 15 होता है, मतलब 15 मैक्सिमम होप काउंट हो सकता है। और ऐसे जो पाथ हैं, मान लो कि कोई पाथ ऐसा उसको मिला, कोई भी राउटर को पाथ ऐसा मिला जिसमें जो होप है वो होप 15 से ज्यादा है, मतलब कोई भी रास्ते में 15 से ज्यादा बार उसको रुकना पड़ेगा, तो वो उसको अनरीचेबल मार्क कर देता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितना भी मिनिमम होप है उतना ही जो रूट होगा वो आइडल होता जाएगा। बताओ, ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को भी नहीं दिक्कत हो, मतलब दिक्कत होगा तो बीच में बोल देना। ठीक है, दूसरा जो पैरामीटर या राउटिंग मेट्रिक की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका बैंड विड्थ। बैंडविड्थ आपको पता होगा, फ्रीक्वेंसी बैंड की जो विड्थ होती है, या आप नॉर्मली इसको रोड की तरह भी आप देख सकते हैं, रोड की चौड़ाई के रूप में। तो देखो, अगर हम लोग एक वापस से एक नेटवर्क बनाते हैं, मान लो यही एक नेटवर्क है जिसमें ऊपर में ये इन दोनों के बीच में जो रास्ता है ना, ये जो पाथ है वो गीगाबाइट
डेटा को ले जा सकता है पर सेकंड, मान लो जीबीपीएस स्पीड है ये। अगर आप बोलो कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो जीबी मतलब है, और इसका जो रेट है वो जीबीपीएस भी है। आप रेट को नापते हो जीबीपीएस से कि जो गीगाबिट है वो पर सेकंड कितना जा रहा है, वो रेट बन जाता है डेटा रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली डेटा जाने का जो रेट होता है वो डेटा रेट कहलाता है। या फिर आप इसको बिट रेट के तौर पे भी देख सकते हैं कि कितना बिट जा रहा है। तो यहाँ पे गीगा बाइट पर सेकेंड है मेरे ख्याल से। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, मान लो ये भी रोड ऐसा है कि यहाँ पे भी जीबीपीएस है, इतना डेटा पर सेकेंड हो जा रहा है। मान लो यहाँ पे भी हम लोग इन लोगों के बीच में भी हम लोग इसको स्टैब्लिश कर पाए, इतना चौड़ा रोड हम लोग स्टैब्लिश कर पाए, कितना अच्छा डेटा रेट यहाँ पे है, इतना चौड़ा रोड है। लेकिन इन दोनों के बीच में ना, लेट सपोज कि यहाँ पे केबीपीएस के स्पीड में जा रहा है। अब अगर आपको मैं ध्यान से कुछ बोलना चाहूँ कि अगर ए को बी तक डेटा पहुंचाना है तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ से एकदम फुल फर्राटेदार, इतना चौड़ा रोड है कि वो फुल फर्राटेदार निकलेगा, फिर यहाँ से भी फुल फर्राटेदार निकलेगा और यहाँ पे मस्त तरीके से पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कि उसको होप की काउंट कम है, फिर भी यहाँ से तो वो फर्राटेदार पहुंचा, लेकिन यहाँ से वो फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ये राउटर क्या कर रहा है, ये राउटर जितना भी आपका डेटा आया उसको अब धीरे धीरे धीमे गति से उसको आगे बढ़ा रहा है। तो अल्टीमेटली किसको सेलेक्ट किया जाएगा, अगर अपन ऊपर वाले पाथ को सेलेक्ट करें या नीचे वाले पाथ को? नीचे वाले पाथ। नीचे वाले पाथ को क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि ऊपर वाले हाँ, नीचे वाला तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि अचानक से आप, इतना चौड़ा रोड था तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आए और एकदम फिर यहाँ पे गली आपको मिला, छोटा सा गली। अब आपका गाड़ी नहीं जा पा रहा है उसमें, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपकी जा नहीं पा रही हैं। तो आपको बैंडविड्थ के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो आपको जितना हाई बैंडविड्थ होगा उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ओके। अगर आप इसको नॉर्मली प्रोटोकॉल्स के तौर पे देखोगे तो ओएसपीएफ जो आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है, वो इसी प्रोटोकॉल को मतलब या फिर इस मैट्रिक के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि वो कौन सा पाथ को सेलेक्ट करेगा। क्योंकि आपको याद होगा ओएसपीएफ में लिंक स्टेट राउटिंग में एक साथ चीजें भेजी जाती है, फ्लडिंग होता है, तो उसके लिए आपको बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ये प्रोटोकॉल में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर हम लोग डिले टाइम के रूप में देखें, डिले टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि एक मान लो यहाँ पे एक हमारा एक नेटवर्क है ये। अब क्या करते हैं हम लोग, जितना आपको मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था कि एज होप इंक्रीजेस, जितना होप का ये काउंट इंक्रीज होता जाएगा उतना ही प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। और जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही ये डिले टाइम भी, ऑब्वियसली जो डिले होने का, धीमी गति से जो जाने का है वो डिले होना शुरू होगा, तो डिले टाइम बढ़ता जाएगा। तो अब बताओ कि एक पाथ आपको ऊपर वाला पाथ है और एक पाथ नीचे वाला पाथ है, कौन सा पाथ सेलेक्ट किया जाएगा? नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला सेलेक्ट किया जाएगा। जितना डिले टाइम कम रहेगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, हालांकि अगर आपको ऐसा करना होता है ना कभी कभी कि कोई पाथ को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन या फिर कुछ, मान लो यहाँ पे होप कम है, प्रोसेसिंग कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में ट्रैफिक आ जा रहा है या फिर कोई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और आपको मैनुअली, क्योंकि एक राउटिंग क्या कर रहा है ना, कुछ देर के लिए अभी मान के चल रहा है कि ये बेस्ट पाथ है, लेकिन अचानक से यहाँ प्रॉब्लम आ गया कुछ और अभी वो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसको लगेगा यही बेस्ट पाथ है और तुरंत तुरंत पैकेट भेजना शुरू करेगा। तो आप इसको मैनुअली, अगर कोई पाथ को आपको हटाना है या चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी लिंक का ना डिले को आप बढ़ा दो कि यहाँ पे लेट सपोज ये वाले पाथ में जो डिले है, डिले टाइम वो बहुत ज्यादा लगेगा, तो अपने आप राउटर क्या करेगा, इस पाथ को छोड़ देगा, ये सोचेगा कि ये पाथ डिले वाला ज्यादा है और फिर इस पाथ को सेलेक्ट करेगा।
हालांकि वो देख रहा है दोनों के हिसाब से कि यहाँ पे होप कम है, तो यहाँ पे वो इस बात को सेलेक्ट करने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों का जो डिस्टेंस या अपने खुद मैनुअली अपन कर दिए, तो वो इस पाथ को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको कोई पाथ को मैन्युपुलेट करना है तो आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो डिले टाइम को बढ़ा के। ये क्लियर है क्या सबको? इसमें कोई डाउट? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखो एक पैरामीटर है डिले टाइम। इस पैरामीटर के बेसिस पे कोई आपका जो पाथ है वो सेलेक्ट होगा या कोई पाथ छोड़ा जाएगा। तो ये डिले टाइम होता क्या है, नाम में छुपा हुआ है डिले। डिले मतलब देरी। तो ऑब्वियसली हमको देरी तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए कि पैकेट हमारा सही टाइम पे या जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए क्या होगा कि वो पाथ डिसाइड करेगा कि किस पाथ में कम रुकना पड़ेगा। ये जैसे ऊपर वाला पाथ है, इसमें 2 होप है मान लो, तो 2 होप में 2 बार मान लो रुकना पड़ेगा। ये इसको नाश्ता कराएगा, मतलब इसमें प्रोसेसिंग करेगा कुछ कुछ, तो टाइम लगेगा। और यहाँ पे सिर्फ 1 होप है, तो इस वाले जो मैं नेटवर्क बनाया हूँ उस हिसाब से नीचे वाला पाथ कम डिले वाला है, ऊपर वाला पाथ ज्यादा डिले वाला है, तो वो नीचे वाले पाथ को बेस्ट सेलेक्ट कर देगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपको मैन्युअली या चेंज करना है कि ये वाला पाथ को मत सेलेक्ट करो, मेरे को तो इसी पाथ में जाना है, चाहे कितना भी देरी से देरी हो मेरे को चल जाएगा, लेकिन ये पाथ मत सेलेक्ट करो, इसमें कोई भी अटैकर है, वायरस है, कुछ भी आ सकता है। तो फिर इसको कैसे किया जा सकता है? तो फिर एक काम करते हैं, अपन जाके मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करेगा कि इसका डिले टाइम को, इस पाथ का को बढ़ा देगा। तो डिले टाइम बढ़ा, ऑब्वियसली मतलब ये शॉर्ट, इसको कम डिस्टेंस इसको मिलेगा, तो फिर वो यहाँ जा सकता है। तो यही मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताना चाह रहा था। क्लियर है क्या अभी? यस सर। ओके, तो चौथा मैं आपको मेट्रिक बताता हूँ जिसपे राउटर डिपेंडेंट होता है कि वो अपना पाथ सेलेक्ट कर पाए, वो है लोड। या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। जितना ट्रैफिक होगा उतना अच्छा है क्या या खराब है? अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे खराब है यहाँ सर। पे खराब है ना। यहाँ पे मान लो एक ये नेटवर्क देखे, अब देखो सोचो, मैं आपको एक पैरामीटर बताता हूँ। लोड जो होता है ना, या अमाउंट ऑफ ट्रैफिक होता है, अमाउंट ऑफ जो ट्रैफिक होता है वो ना मेजर होता है एक वैल्यू से। कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि कितना ट्रैफिक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी की 255। अगर किसी लिंक में मान लो आपको एक नेटवर्क दिया जाता है और वो बोला जाता है कि इसमें अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इतना इतना है, अगर यहाँ पे 255 लिखा हुआ है इन लोगों के बीच में, तो आपको ये समझना है, आपको आपको ये समझना है कि 255 का मतलब होता है यहाँ पे 100% ट्रैफिक है। मतलब यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन अत्यंत है, बहुत ज्यादा है। 255 का मतलब 100% ट्रैफिक कंजेशन होता है। अगर वैल्यू 255 से कम है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ कुछ भी है लेकिन 255 से कम है, तो इसका मतलब होता है कि वहां पे एकदम फुल पीक पे नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैफिक है, मॉडरेट ट्रैफिक इसको अपन बोल सकते हैं, मॉडरेट ट्रैफिक। ठीक है, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे इसके और इसके बीच में मान लो वैल्यू 1 है, इन दोनों के बीच में 255 है और यहाँ पे 1 है, इन दोनों के बीच में मान लो वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू है 128। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा इन दोनों के ये वैल्यूज के साथ कि 1 का मतलब है कि यहाँ एकदम खाली है, ट्रैफिक बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। ये मान के चलो कि 1 मतलब कुछ नहीं है ट्रैफिक, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैफिक है, यहाँ पे आपको जाना मना है। लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो देखो यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है और यहाँ 128
मतलब कि मॉडरेट ट्रैफिक है, इन दोनों के बीच में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक लेकिन ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन नहीं है। तो फिर कौन सा पाथ चुना जाएगा बताओ, ये वाला पाथ या ये वाला पाथ, ऊपर या नीचे? नीचे वाला। हाँ, तो आपको मेरे ख्याल से ये ट्रैफिक वाला भी नियम समझ में आया होगा कि 255 की वैल्यू से और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करता है। ओके, अब मैं लास्ट आपको एक, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर जैसे हम लोग का बैंडविड्थ जाता है, मतलब ऊपर वाले का जीबी पे, ठीक है, और हाँ। नीचे वाले का केबीपीएस में, तो और नीचे में ट्रैफिक कम है, इन द सेंस जैसे अभी एग्जांपल सर 255 से भी कम है, तो मतलब ऊपर से होगा कि नीचे से फिर? हाँ, वही बेस्ड ऑन कि आपका पैकेट का जो साइज है वो कितना है, ये भी डिपेंडेंट होगा। अगर आपका पैकेट का साइज ज्यादा है तो भी अगर नीचे का ट्रैफिक कम है तो भी आपका वो पैकेट जा ही नहीं पाएगा, उसमें प्रॉब्लम तो होगा। तो इसी वजह से कई बार ऐसे होते हैं जब मल्टीपल पैरामीटर्स को देखा जाता है, मतलब सिर्फ एक होप के बेसिस पे अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते या सिर्फ एक बैंडविड्थ के बेसिस पे नहीं कर सकते, बाकी लिंक भी उससे लिंक रहते हैं। मान लो यहाँ पे केबीपीएस है, यहाँ जीबीपीएस है, लेकिन यहाँ पे जीबीपीएस होने के बाद भी अगर 255 वैल्यू है तो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद लास्ट आपको मैं एक मैट्रिक बताता हूँ, वो है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आप लोग ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसेमंद। तो कौन कितना भरोसेमंद है, या फिर आप भरोसेमंद से आप ये भी लिख सकते हो कि कौन कितना एरर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम लोग एक नेटवर्क बनाए जो मान लो ये है, ठीक है, अब मान लो यहाँ ये जो लिंक है इन दोनों के बीच में, इसमें मान लो 4 बिट का एरर आ रहा है, और यहाँ पे मान लो 100 बिट का एरर आ रहा है, यहाँ पे 24 बिट का एरर आ रहा है, यहाँ पे 32 बिट का एरर आ रहा है। तो रिलायबिलिटी अगर आप चेक करोगे कि भैया कहाँ पे कम एरर हो सकता है, आप इसी को देखोगे कि जो नंबर ऑफ बिट जो एरर हो सकता है वो आप जहां जिस पाथ से सबसे कम आपको एरर मिले वो पाथ को चुनना चाहिए। तो ये रिलायबिलिटी को दर्शाता है कि यहाँ पे इस पाथ से जाओगे तो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा कम एरर आने के चांसेस हैं। और ये भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आपस में डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, और उस हिसाब से वो भी राउटर का पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला पाथ जाना चाहिए, ठीक है? मतलब या फिर यहाँ पे ज्यादा एरर है करके आप उसको भी मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये क्लियर हुआ क्या? ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ? यस सर। तो राउटिंग मैट्रिक्स का जब आपके पास ऐसा सिलेबस दिया रहेगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप राउटिंग मैट्रिक्स मतलब ऐसे पैरामीटर जिसके बेसिस पर राउटर डिसाइड करता है कि वो अपना टेबल कौन सा बनाए, कौन सा बेस्ट पाथ सेलेक्ट करे। अब आपको मैं एक ये भी बता देता हूँ कि आईजीपी वर्सेस ईजीपी क्या होता है। ये कुछ नहीं होता एक्चुअली, सिर्फ नाम वहां पे दे दिया है आईजीपी वर्सेस ईजीपी। ये है एक्चुअली, अगर आप आईजीपी का फुल फॉर्म देखोगे तो इसको बोलते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और अगर ईजीपी को अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ये होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक होता है आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होते क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो ये आपका एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। आपको मैं शायद बताया होऊंगा कि ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है। ऐसा ऑटोनॉमस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एएस भी कहते हैं। ऑटोनॉमस सिस्टम ये होता है कि एक ऐसा जगह या फिर ऐसा सिस्टम जहां पे
सारे नेटवर्क, मतलब मान लो यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइस कुछ लगे हुए हैं, जितने भी प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे मान लो स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो एक कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, कुछ भी जो नेटवर्क है या ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस जो उस नेटवर्क में मौजूद हैं, और सब एक, या फिर इसको यहां लिख लेता हूं, सब एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत हैं, उसको बोला जाएगा हम लोग एक ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे कि हम लोग जीसीबीएसपी में हम लोग वाईफाई चलाते हैं, तो अगर आपका देखोगे तो आप भी जीसीबीएसपी के वाईफाई से कनेक्टेड हो और मैं भी जीसीबीएसपी से मान लो कनेक्टेड है, दोनों का आईपी एड्रेस सेम रहेगा। मतलब कि अगर हम लोग सबको, जितने भी एक जगह पे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, वो अगर कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के द्वारा हैं, तो उस पूरे सिस्टम को ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है। और इसका एक नंबर भी होता है जिसको ASN कहा जाता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ASN नंबर इसको दिया जाता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है। ऑटोनोमस सिस्टम में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं, मतलब ऐसे प्रोटोकॉल जो कि सिर्फ ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है, उसको IGP कहा जाता है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मतलब एक इंटीरियर काम करता है। लेकिन अगर ऐसे एक ऑटोनोमस सिस्टम है, एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है, और उससे मान लो एक राउटर कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी मान लो एक स्विच है, और यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है, ये आपस में बात करना चाह रहा है इन लोगों से, तो ये क्या हो रहा है, इसको आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इसको शब्दों में आपको बयां करूं, या फिर यहाँ पे मैं बोल दूं, ये ऑटोनोमस सिस्टम 1 है और ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 है। तो IGP, जो IGP यूज होता है, यूज्ड विदिन एन ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम के विद इन ये काम करता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि ये काम करता है यूज्ड बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। बोलो ये समझ में आया क्या? सर एक बार और बताता हूँ। देखो, ये तो हम लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं, इसको, ये पूरा सिस्टम को आप मान के चलो कि ये एक GC बिलासपुर का वाईफाई नेटवर्क है ये पूरा। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है? हम लोग करते हैं, मतलब अपने GC बिलासपुर के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जांगड़े जी करते होंगे। तो ये एक टोटल एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस का मतलब अपना सेल्फ, हम लोग ही इसको डिफाइन करते हैं कि भैया कब चालू होगा, कब बंद होगा, जो भी करना है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे फायरवॉल से लेके सब कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं। ये अपना खुद का एक ऑटोनोमस सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, आप जगह जगह पे स्विच देखे होंगे, राउटर देखे होंगे, जितने भी सब हैं, लेकिन सबका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक ही के पास है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब है कि ऐसा प्रोटोकॉल या ऐसा सेट ऑफ रूल जो एक सिस्टम के अंदर, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही काम करे। ठीक है, जैसे हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, मान लो अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग RIP का इस्तेमाल करते थे, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो डिस्टेंस वेक्टर को भेजता है अपने आसपास और फिर उसके बाद राउटिंग टेबल बनता है। तो ये सारे जो नेटवर्क होते हैं वो उन्हीं पे काम करते हैं आपस का। ये राउटर इसका शेयर करेगा, ये स्विच इसका करेगा, मतलब आपस में इन लोग राउटर से अपना टेबल बनाते रहते हैं और अपने आपस में काम करते हैं। बट एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति, मतलब ये GC बिलासपुर का नेटवर्क है, और ये GC बिलासपुर का नेटवर्क है, और ये GGU का नेटवर्क है। तो GGU वाले अगर हमसे तो कोई लेना देना है नहीं, ये अपना चलाते हैं कॉलेज, हम अपना कॉलेज चलाते हैं। बट अगर यहाँ के बंदे को हमारा नेटवर्क एक्सेस करना है, मतलब या बातचीत करनी है, तब कोई प्रोटोकॉल का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई सेट ऑफ रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। आप ये मान सकते हैं कोई देश अपना, इंडिया मान लो अपने के अंदर ये काम कर रहा है, और अमेरिका पहले, जब एक्चुअली ये सब इसीलिए डेवलप हुआ है क्योंकि पहले क्या होता था, टोटल जो
अमेरिका के जो हैं वो अपना चलाते थे, रशिया अपना चलाती थी, एक दूसरे को कोई वो नहीं है। फिर यूरोप को मान लो अमेरिका तक जाना हुआ तो क्या करना होगा, तो उसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया कि भैया एक्सटीरियर होना चाहिए। तो इसीलिए आपको मैंने जब कुछ प्रोटोकॉल का नाम दिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आईजीपी को फॉलो करता है, मतलब ये सिर्फ ऑटोनॉमस सिस्टम में काम करते हैं। ओएसपीएफ की अगर बात की जाए, जो लिंक स्टेट राउटिंग है, मैकेनिज्म है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस सिस्टम में ही काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको आईजीआरपी के बारे में बताऊं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ इस पे ही काम करते हैं, ऑटोनॉमस में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बीजीपी जो प्रोटोकॉल होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, वो एक्सटीरियर पे काम करता है। मतलब वो काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि भैया इधर से उधर भेजना है, तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इस पे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पे काम करता है, ईजीपी पे काम करता है। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ बोलो। सर आईजीपी और इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल सेम होता है क्या? इंट्रा डोमेन, हाँ ऑब्वियसली। इंटर डोमेन का मतलब ये एक्सटीरियर हो गया, और इंट्रा डोमेन मतलब यही हो गया। ठीक है। यस सर। और कोई किसी को कुछ पूछना है? राउटिंग से आगे बढ़ूं मैं? यस सर। अब देखो, आपके एक टॉपिक में दिया हुआ था कि आपको लैन मैन वैन वीपीएन सब समझना है, और सब मिला के 3 नंबर का है। तो लैन मैन वैन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। और एक आध नंबर का क्वेश्चन वीपीएन से भी पूछा जा सकता है। तो वीपीएन को भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि वीपीएन क्या होता है। उसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम लोग नॉर्मली वीपीएन के रूप में जानेंगे। ठीक है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये ऐसा नेटवर्क है, सिंपल भाषा में अगर आप बात करोगे तो एकदम अगर कोई वेबसाइट इंडिया में बैन है, ठीक है, अगर कोई वेबसाइट इंडिया में बैन है और उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वीपीएन की मदद से कर सकते हो, या कोई भी चीज मतलब आपको चलानी है। उससे होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, वीपीएन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये आप हो, ठीक है, जो दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, और आप क्या करोगे, आप कोई वेबसाइट एंटर करोगे, वेबसाइट में जाना चाहोगे, और वो वेबसाइट आपको हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वो बोल दी कि ये ब्लॉक्ड है, ठीक है, या ये बैन है। तो आप क्या करोगे, आप कुछ, अब उसको पता कैसे चला, ये तो कोई इंसान है नहीं जो इसको पता चलेगा। ये देखता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किस आईपी एड्रेस तक पहुंचना चाहते हो। अब वो क्या करेगा, वीपीएन में होता क्या है, आप जिस पैकेट को भेजते हो यहां से, उसको ना एनक्रिप्ट कर दिया जाता है वीपीएन के थ्रू। अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे, ये जो आप पैकेट भेजना चाह रहे हो या फिर आप पैकेट लेना चाह रहे हो, या जो भी आईपी एड्रेस में आप जाना चाह रहे हो, उसको ना एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और फिर भेजा जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ यूएसए में एक सर्वर है, हो सकता है यूएसए में वो वेबसाइट को ब्लॉक नहीं किया गया हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, एक हम आप क्या बोलोगे कि मेरे को तो यूएसए के इस सर्वर तक जाना है। आपका जो डेटा रहेगा, या आप जिस आईपी एड्रेस को सीक करते रहोगे, वो यहाँ सब लोग म्यूट कर दो। देखो, यहाँ पे बात ये है कि मैं क्या बता रहा था, हाँ, अगर आपको कोई वेबसाइट मान लो एक्सेस करना है जो यहाँ पे बैन है या फिर नहीं चला पा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आप
लेकिन यूएसए चला सकता है उसको। तो किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, माइक बंद रखो अभी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको वो एनक्रिप्टेड फॉर्म पे जाएगा और इसको लगेगा कि भैया इसको तो यूएसए के इस सर्वर के पास जाना है, उसको तो ये वाला साइट जाना ही नहीं है जिसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। तो वो उस तक वहां पे पहुंचा देगा आपको, और वहां से आप यूएसए का जो सर्वर है वो वीपीएन की तरह काम करेगा और वो आपको फिर वहां तक लेके जाएगा जहां आपको जाना है। ये इस तरीके से काम करता है। या फिर अगर मैं इसको आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो ये मान लो आपका ऑफिस है और आपको एक क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे ही नहीं कहीं पे भी आप मतलब भेज सकते। आपको वीपीएन के लिए वीपीएन का क्लाइंट को यूज करना पड़ेगा। वो क्लाइंट कोई टर्मिनल हो सकता है, आप उसको लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, या फिर आप अपने मोबाइल में डाल दो। आप गूगल प्ले स्टोर में भी जाओगे तो कितने सारे फ्री वीपीएन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जाना नहीं चाहिए वो सब में, क्योंकि आपका डेटा बहुत ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं वो, आप लोगों का काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा ले लेते हैं। तो ऐसे उसमें नहीं जाना चाहिए, सिक्योर्ड में जाना चाहिए। वो थोड़े से चार्ज लेते हैं, लेकिन आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपको नाम ही है ना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश हो जा रहा है। आप यहाँ पे मान लो इंटरनेट है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो और अपने क्लाइंट की मदद से आप यहाँ इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पे कई ब्लॉक हो सकते हैं आपके, लेकिन वहां से आप एक टनल बना के जा रहे हो जो आपको एक वीपीएन के गेटवे तक लेके जाएगा, जो आपका आप जो चाह रहे हो उसको फिर कन्वर्ट करेगा, प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आप तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहे हो। और फिर वो उससे आपको मेन ऑफिस, मान लो आप यहाँ अपने लेट सपोज कि आप यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में बैठे हो और यहाँ पे आपको मेन ऑफिस है आपका दुबई में। अब आपको दुबई तक आपको एक कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने वीपीएन क्लाइंट में आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो और उसके बाद फिर आप अपना डेटा उसके थ्रू भेजना चाह रहे हो। अब ये बीच में जो इंटरनेट है इसको कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, इसको कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है, और ये जा रहा है यहाँ तक वीपीएन गेटवे तक। वीपीएन गेटवे उसको चेंज कर रहा है और फिर उसको मेन ऑफिस तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से एक टनल की तरह, जैसा हम लोग एक टनल बोलते थे, वो टनल की तरह डेटा यहाँ से आ रहा है और इस टनल के थ्रू इसमें जा रहा है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है वीपीएन का। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? सर, हाँ, जैसे मोबाइल में अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क को ओपन करते हैं तो मेरे फोन में VPN स्पेस UH ऐसे दिखाता है, तो उसका क्या मतलब है? वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, स्टेब्लिश किए होंगे कोई। उसको क्लिक करके देखना क्या होता है, कभी देखे हो क्लिक करके? यस। नहीं सर, नहीं देखी हूँ। देखना चाहिए जरूर, कोचेक कोचेक के। देखो, वीपीएन को जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि वीपीएन एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक एनक्रिप्टेड या बोल सकते हैं एनक्रिप्टेड कनेक्शन है ओवर द इंटरनेट। एक इंटरनेट के ऊपर ये एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करता है रिमोट नेटवर्क तक। मतलब रिमोट नेटवर्क में कोई चीज मौजूद है जो आप यहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। रिमोट नेटवर्क मतलब जो दूर में एक नेटवर्क है, अमेरिका में एक नेटवर्क है जो सारे वेबसाइट को एक्सेस करने की आजादी दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के नहीं कर पा रहे हो। तो आप उस रिमोट नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करोगे वाया एनक्रिप्टेड, क्योंकि अगर आप एनक्रिप्शन नहीं करोगे तो आप सरकार को पता चल जाएगा कि भैया आप तो जहां जाना चाह रहे हो उसको मैं ब्लॉक करके रखा हूं। तो आप रिमोट नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? थ्रू एनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। फ्रॉम, इसको यहां लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम रिमोट नेटवर्क टू योर मेन नेटवर्क। जहां पे आप हो वहां से रिमोट नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एनक्रिप्टेड कनेक्शन का रास्ता आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली यहां से ही डेटा एनक्रिप्ट होके जाता है। यहाँ से जब डेटा क्लाइंट में अपन डालेंगे यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू, जब डालेंगे तो डेटा यहाँ से एनक्रिप्ट हो जाता है और फिर यहाँ पे जब गेटवे से होता है
तो वो यहाँ से डिक्रिप्ट हो जाता है। तो इसको अगर आप यहाँ पे मैं शब्दों में लिखूं, एनक्रिप्टेड बाय सेंडर और डिक्रिप्टेड बाय रिसीवर, ये तो होता ही है ऑब्वियसली। लेकिन इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक टनल बन जाता है, एक इन दोनों के बीच में टनल बन जाता है, जो एक सुरंग के रास्ते से डेटा जाएगा और सुरंग के रास्ते से चला जाएगा, किसी को हवा कानो कान हवा नहीं पता चलेगा। इस मैकेनिज्म को टनलिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इस मैकेनिज्म को मतलब ऐसा प्रोटोकॉल जो टनल बना दे इन लोगों के बीच में। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि PPTP, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, आप इसके बारे में और डिटेल में देख सकते हैं। हालांकि अभी तो इस प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में सिलेबस में नहीं है, तो उसमें टाइम अपन नहीं खपाएंगे। लेकिन अगर आपको देखना है कि कैसे ये टनलिंग प्रोटोकॉल काम करता है, तो आप इस PPTP प्रोटोकॉल को आप देख सकते हैं। दूसरा L2TP भी होता है, L2TP या फिर IPsec भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल। लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल जो ये होता है। और आपको मैं बता रहा हूं कि देखो, अगर एक सिंगल VPN जो आप स्टैब्लिश करोगे, सिंगल VPN टनल, उसकी जो स्पीड होती है जिससे वो ट्रैवल करता है, वो 3 Gbps होती है लगभग, ठीक है, 3 Gbps। अब ये जो VPN होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब अगर आप इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की ही बात करोगे, तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइट टू साइट VPN और एक होता है इसमें रिमोट एक्सेस VPN। ओके, अब आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कि साइट टू साइट VPN क्या होता है। साइट टू साइट VPN, इसमें देखो, यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में बैठे हुए हो, और आपको मेन ऑफिस जो आपका दुबई में है, वहां पे आपको मान लो एक कनेक्शन बैठाना है जो आपका एनक्रिप्टेड हो। अब ये साइट टू साइट है, इसमें क्या करेंगे, ब्रांच ऑफिस अपना एक राउटर बनाएगा, राउटर के थ्रू VPN जो उसका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का राउटर होगा, वो राउटर बस डेटा भेजेगा जो आपका इंटरनेट में होगा, ये एक सुरंग की तरह काम आएगा, और ये इस वाले राउटर के पास जाएगा, VPN राउटर, और ये मेन ऑफिस से कनेक्ट कर देगा। मतलब ये तब रिक्वायर होता है जब आपका एंटायर नेटवर्क इन वन लोकेशन, मतलब एक लोकेशन में पूरे के पूरे नेटवर्क को दूसरे लोकेशन में पूरे के पूरे नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट करना होता है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइट टू साइट। मतलब ये पूरा साइट, मतलब एक ये जो पूरा साइट है ना, ये पूरा एंटायर नेटवर्क है, और ये पूरे एंटायर नेटवर्क को जब हम लोगों को आपस में एक टनलिंग के थ्रू कनेक्ट करना रहता है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये ब्रांच ऑफिस का जो नेटवर्क का साइज है ये बहुत बड़ा रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से जब एंटायर नेटवर्क को हम लोग को करना रहता है, तो ये नेटवर्क की जो साइज है वो छोटी होना चाहिए। तो हमेशा स्मॉल ऑफिस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मान लो डेटा सेंटर, उसका जो डेटा सेंटर है उसके साथ अगर वो कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो इस माध्यम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अब अगर मैं इसमें रिमोट एक्सेस VPN की अगर हम लोग बात करें कि रिमोट एक्सेस VPN, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि रिमोट एक्सेस करना है, मतलब दूर कहीं कोई चीज है उसको अपन को एक्सेस करना है। तो इसमें ना यूजर जो है वो यूजर कैन कनेक्ट विथ द हेल्प ऑफ VPN क्लाइंट। इसमें जो यूजर है ना, मतलब आप हो, आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे बैठे हुए हो,
और आप यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप अपने VPN क्लाइंट के थ्रू ही रिमोट, यहाँ से टनल बन के रिमोट एक्सेस आप कर सकते हो। VPN गेटवे की मदद से आप यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल कन्वर्ट होगा और यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट को सर्च करना चाहते हो वो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो रिमोट एक्सेस का मतलब यही है, जब यूजर कनेक्ट होना चाहता है विद द हेल्प ऑफ VPN क्लाइंट किसी एक यूजर इंटरफेस की मदद से जब वो किसी से कनेक्ट होगा तब वो होगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो VPN क्लाइंट है वो इंस्टॉल हो सकता है आपके लैपटॉप पे, आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, टैबलेट, मोबाइल फोन, जहां पे भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो VPN क्लाइंट, और वहां से आप डेटा सिक्योरली आप या कोई भी आप चीजों को सर्च कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आपको अगर याद होगा SSL अगर सिक्योरिटी जो आपका सॉकेट लेयर होता है, या TLS, अपन एक बार वीडियो भी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था। ये लेयर क्या करता था, एक टनल बना देता था जिसके थ्रू ये काम करते हैं। आपको याद है क्या सबको? ये SSL का मैं वीडियो दिखाया था। किसी को याद है क्या? क्योंकि उसमें भी आपको यही बताया गया था कि जब हम लोग को सिक्योर सॉकेट लेयर या SSH या किसी में भी काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर या टनल बना देते हैं और उसके थ्रू चीजें एक्सेस हो पाती है। तो अल्टीमेटली मैं आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में अगर मैं ब्रीफ दूं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअली अगर आप देखो तो एक प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश करने का तरीका है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें आप अलग अलग तरीके, मतलब इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म पे जाएगा, जिससे कि अगर कहीं पे कोई चीज ब्लॉक कर रखा है या कुछ भी हो रहा है तो वो उसको काट के निकल सकता है, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर चीजों को ब्लॉक कर रहा था। तो एनक्रिप्टेड कनेक्शन में ये एक फायदा होता है, लेकिन आप हर चीज को कहीं से भी तो आप चला नहीं सकते, आपको तो वो नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा तभी आप उसको कर पाओगे। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है मतलब साइट टू साइट VPN और एक होता है रिमोट एक्सेस VPN। इसके बीच में आपको ये भी बताया था कि ये जो टनलिंग प्रोटोकॉल होता है ना, कि ये जो टनल बनाने का प्रक्रिया है या सेट ऑफ रूल जिसको वो फॉलो करता है वो अलग अलग होता है। आप चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे टनल बनता है और कैसे ये होता है। साइट टू साइट VPN में हम लोगों ने देखा कि भैया अगर एक पूरा एंटायर नेटवर्क को या इस पूरे एक ऑफिस के नेटवर्क को किसी एक अलग पूरे नेटवर्क के साथ या डेटा सेंटर या कहीं पे भी अपन को कनेक्ट करना रहता है, तब अपन साइट टू साइट VPN का काम करते हैं। जब यहाँ से नॉर्मली ये नेटवर्क कनेक्टेड है इस राउटर के साथ, ये राउटर कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर के साथ और फिर वो उससे हो जाएगा मेन ऑफिस से। और रिमोट एक्सेस में क्या होता है कि आपको जब यूजर को कोई दूसरा रिमोट एक्सेस करना रहता है तब वो कैसे करे, तो वो VPN क्लाइंट की मदद से ही कर पाएगा। VPN क्लाइंट ऐसा बीच में रहता है जो आपको एक यूजर इंटरफेस रहता है जिसमें आप बढ़िया चीजों को अपना यूजर नेम पासवर्ड सब वगैरह डालते हो एंड देन फिर उसको एनक्रिप्ट करके डेटा यहाँ भेजता है और यहाँ पे गेटवे से आगे बढ़ के आपको एक्सेस करने में मदद करता है। ये समझ में आया क्या? सर, हाँ बोलो। VPN यूज करने के लिए कुछ ऐसे मशीन लगाना पड़ता है अपने घर के आसपास या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर, वही तो मैं बोला, VPN क्लाइंट जो है ना वो सॉफ्टवेयर है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप, टैबलेट, अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाओगे तो फ्री VPN करके आप सर्च करोगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो आपको VPN प्रोवाइड करना चाहेंगे, कि आपको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देना चाहेंगे। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ूं? एक टॉपिक और बचा हुआ है छोटा सा।
स्टार्ट करूं? यस यस सर। सर। हाँ। इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है DMZ, क्योंकि अब अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर में एक दिया हुआ था कि नेटवर्क लेयर में साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव करस्पॉन्डिंग टू अबव मेंशन टॉपिक। जितना हम लोग टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी का कहाँ कहाँ रोल आ सकता है, उसमें ये कुछ कुछ पॉइंट दिया। देखो 2% इसका वेटेज है, मतलब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो ऑलमोस्ट इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं दिया है। इसमें जोन्स एंड टोपोलॉजीज के बारे में आपको वर्णन करना है। उसमें मेन है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ, आपको DMZ के बारे में पता होना चाहिए, नेट के बारे में, पैट के बारे में, ACL फॉरवर्डिंग एंड रिवर्स प्रॉक्सी फॉर सिक्योरिंग नेटवर्क, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम अभी मैं आपको DMZ के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन आगे धीरे धीरे जाएंगे। तो DMZ, या फिर इसको फुल फॉर्म के तौर पे अगर आप देखोगे तो इसका होता है डीमिलिटराइज्ड जोन, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं फायरवॉल, मतलब इसका फुल फॉर्म है डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं फायरवॉल फॉरबिडन जोन, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को सबको बता देता हूँ, कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर इसको आप जो बुक से पढ़ा रहे हो वो बुक कौन सी है। तो बुक तो वैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क के लिए फोरोजन एक बुक है, जो मैंने आपको इसमें डाला था, ग्रुप में डाला था, फोरोजन का लिंक वहां से आपको मिल जाएगा फ्री में। और क्या बोल रहा था मैं, ये बोल रहा था कि ऑलमोस्ट टॉपिक मैं आपको मतलब सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो एक जगह मिलते नहीं है। तो इसलिए इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जहां से सारा डेटा मिल रहा है। तो अभी तक मैं जितना भी कुछ पढ़ा पा रहा हूँ वो ऐसा है कि अलग अलग सोर्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो वो कंबाइन, हालांकि मैं कुछ कुछ मतलब ऐसे हैंड रिटन नोट्स भी बना रहा हूँ, तो वो मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको उसको स्कैन करके भेज दूंगा। लेकिन ये जो मैं मतलब ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते जो मैं लिखते जाता हूँ उसका तो मैं रोज भेजता ही हूँ, ठीक है। तो वो एक आपको शॉर्ट नोट्स की तरह रहेगा, बाकी लॉन्ग नोट्स की तरह मैं दूंगा उस पर। लेकिन भरोसा नहीं करना है, मतलब भरोसा मतलब आपको और भी पढ़ते रहना है, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है या ये टाइम है, इसको आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपके जिंदगी के ऐसे पल हैं जो आप घर में बैठे बैठे दुनिया के चीजों को मतलब ज्ञान ले सकते हो, बहुत सारी चीजें ले सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम बच रहा है। तो इसका सदुपयोग करना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको नहीं मिलेगा ना टाइम, अगर जिस दिन लॉकडाउन हटा भले आपको कॉलेज जाने मिलेगा वगैरह, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है ना, जिसमें आपको फाइल्स बनानी होती है, आपको ये करना वो करना फलाना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जबरदस्ती का करवाया जाता है। तो वो सब में पड़े रहोगे, लेकिन ज्ञान यही होता है जो आप कहीं से भी ले लो। तो मैं चाहता हूँ कि जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं सिर्फ 2 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दिन में आप जितना उसको डीप तक जा सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था DMZ, जो डीमिलिटराइज जोन। आप नाम से इसको थोड़ा सा समझ पा रहे होगे कि मिलिट्री जोन किसको बोलते हैं। मिलिट्री जोन होता है जहां पे एकदम हाईली सिक्योरिटी हो, और डीमिलिट्री मतलब होता है जहां पे मिलिट्री ना हो, जहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटी कम हो। तो DMZ, तो हम लोग DMZ क्यों यूज करते हैं जब हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी में बात करना चल रहा है। तो DMZ, तो आपको मैं एक छोटा सा वो देता हूँ इसको। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, देखो ये एक, लेट सपोज ये इंटरनेट की एक दुनिया है जहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं यूज करने वाले। और यहाँ पे मान लो एक एक नेटवर्क है, मान लो GC बिलासपुर का है, या फिर ये कोई एक बड़ा कंपनी है जहाँ पे उसका एक नेटवर्क है। वो कंपनी अलग अलग टाइप के चीजों को करता है। लेट सपोज उस कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर भी हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। इस कंपनी में एक डेटाबेस भी है जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही हैं। इसी कंपनी में एक वेब पोर्टल भी है जहां से लोग वेब साइट को सर्च कर रहे हैं, या वेब सर्वर आप बोल सकते हो कि यहाँ वेब सर्वर मौजूद है। यहाँ पे एक मेल सर्वर भी मौजूद है जहाँ पे चीजें सारी मेल स्टोर होती हैं। ये आपका एक इसका सर्वर की तरह आप मान के चलो, ठीक है, ये है।
ये एक ऑटोनॉमस सिस्टम है जो अपना खुद का चलाती है, लेकिन ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है कि आपको मैं वेब सर्वर की तरह आपको मैं वेबसाइट होस्टिंग करवाऊंगा, मेल सर्वर है, ये सब चीजें यूज होती है जो बाहरी दुनिया भी यूज कर सकती है। अब क्या होता है, ये अपना एक फायरवॉल यहाँ पे लगा के रखी है। फायरवॉल आगे आपका एक चैप्टर आएगा जिसमें बताऊंगा फायरवॉल क्या होता है, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि फायरवॉल चीजों को रोकने में मदद करता है। तो ये फायरवॉल लगा के रखी है कि भैया बाहर का चीज आना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक आना चाहिए, या फिर कुछ उसमें रोकथाम होनी चाहिए। अब और यहाँ पे एक राउटर लगा दिया है जिसमें उसके जो इसका रास्ता बताएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब इंटरनेट से यहाँ से मान लो कोई एक यूजर है, आप हो, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो, तो यहाँ से वो पैकेट आना शुरू हो रहे हैं। राउटर बताया ये रास्ता, तो इस रास्ते से आ गए। फायरवॉल की मदद से वो शायद मतलब उनको अंदर एक्सेस करने का परमिशन होगा, वो अंदर एक्सेस कर पाए। और ये जो उसको वेब सर्वर में मान लो काम होगा तो वो वेब सर्वर से कोई सर्विस ले रहा है, या मेल सर्वर में काम होगा तो मेल सर्वर से कोई सर्विस ले रहा है। यहाँ से वो ले के जा रहा है और वापस जा रहा है। लेकिन जो कि ये स्विच है और यहाँ से सब कोई कनेक्टेड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना इसको भी कुछ तबाही करने की कोशिश कर ले, या यहाँ डेटाबेस में भी कोई वायरस वायरस छोड़ दे, या फिर डेटाबेस से कोई चीज एक्सेस करने की कोशिश करे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं, ये बताओ। ये सिचुएशन आप लोग को लगता है क्या कि ये सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? कहाँ गए इन लोग सब? यस सर, यस सर। ओके, तो आप लोगों को लगता है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? ये एकदम नॉर्मल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल कंपनी है जो अपना वेब सर्वर सब रखी हुई है, लेकिन फायरवॉल के से उसको वो मदद नहीं मिल पा रहा है। मतलब अनवांटेड चीजों को तो वो हटा दे रहा है, लेकिन मान लो ये वांटेड है, मतलब इसको एक्सेस करना ही था, तो ये तो चला गया इसके अंदर, मतलब इसको परमिशन था तो ये अंदर चला गया। लेकिन परमिशन मिलने के बाद ये क्या किया, वेब सर्वर और मेल सर्वर को तो कर रहा था, साथ में डेटाबेस भी चुराने लग गया, और ये कंप्यूटर में भी वायरस छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। तब फिर दिमाग में आया कि एक काम करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए DMZ का इस्तेमाल किया गया। DMZ करता क्या है कि ये सेग्रीगेट करने की कोशिश करता है। सेग्रीगेट का मतलब होता है चीजों को अलग करना। सेग्रीगेट, कुछ गलत लिख दिया क्या मैं? हाँ, रुक जाओ, क्या है सेग्रीगेट? हाँ, ये सेग्रीगेट का मतलब समझ में आपको आता होगा कि चीजों को अलग अलग करना, सेपरेट करना, उसी को सेग्रीगेट बोलते हैं। तो सेग्रीगेट करता है बाय सेग्रीगेटिंग द डिवाइसेस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फायरवॉल। मतलब फायरवॉल के अपोजिट साइड में रख दिया जाता है जिससे सेग्रीगेट हो जाए। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे मान लो एक कंपनी है, और यहाँ पे वो एक राउटर कंपनी बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये इंटरनेट है जहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं, और वो राउटर की मदद से आना चाह रहे थे। लेकिन एक काम करते हैं, अपन सोच रहे हैं कि बेसिकली काम जो बाहरी दुनिया को है वो इस सर्वर का काम है, उसको डेटाबेस से तो कोई काम नहीं है। तो एक काम करते हैं कि ये जो दोनों है ना, जिसको बाहरी दुनिया से काम है, उसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेब सर्वर बना देते हैं, डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ईमेल जो सर्वर है उसको हम लोग डाल देते हैं। और उससे अब हम लोग क्या करते हैं, एक फायरवॉल जो है ना उसके बाद हम लोग लगाते हैं, मतलब फायरवॉल के अपोजिट साइड में अब इनको डाल दिया, और यहाँ पे हम लोग फायरवॉल लगा दिए, और फायरवॉल के बाद बस यहाँ पे एक स्विच लग दिए, और यहाँ पे हम लोग आपका कंप्यूटर डिवाइस रख दिया, और यहाँ पे हम लोग
आपका डेटाबेस मान लो रख दिया। अब बताओ ये फायदेमंद है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आपको ये दिख पा रहा होगा कि सर्वर्स आर बिहाइंड द कंपनी फायरवॉल, मतलब ये जो जितने सर्वर्स हैं वो कंपनी फायरवॉल के बिहाइंड हैं, और जितने ये सब नेटवर्क, ये डिवाइसेस हैं, ये कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क के अंदर में हैं। ये दोनों अब अलग हो चुके हैं। तो अब ये कंपनी क्या कर रहा है कि अनट्रस्टेड नेटवर्क है उसको एक्सेस नहीं दे रहा है फायरवॉल के अंदर, और वो सिर्फ यहाँ तक एक्सेस कर पा रहे हैं, और यहाँ से उसको वेब सर्वर को से एक्सेस कर रहे हैं, जिसको करना है वो वापस यहाँ से हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्वर्स है ना, या जिस भी चीज को हम लोग मेन नेटवर्क से बाहर, फायरवॉल के बाहर अपन रख देते हैं, वो सब सर्वर्स को कहा जाता है, या इसको मैं लिख लेता हूं, दीज सर्वर्स आर नाउ इन DMZ। मतलब अब ये कौन से जोन में आ चुके हैं? ये जोन में आए हैं, उस जोन का नाम है डीमिलिटराइज जोन। मतलब इनको अब मिलिट्री सुविधा नहीं मिल पा रही है, ये फायरवॉल के अंदर नहीं है, फायरवॉल के बाहर है। तो ये सर्वर्स अब DMZ जोन्स पे जा चुके हैं। इस जोन को DMZ जोन भी कहा जाता है, और इसको पेरीमीटर नेटवर्क भी कहा जाता है। मतलब ये पेरीफेरी से अब बाहर हो चुके हैं, तो पेरीमीटर नेटवर्क या स्क्रीन नेटवर्क भी बोला जाता है इस टाइप के नेटवर्क को। ठीक है, तो अगर आप को मैं ये बोलूं कि एक ये जो DMZ है ये करता क्या है, या DMZ इसको बोलते हैं, ये करता क्या है? ये डिवाइड करता है एक एक नेटवर्क को दो पार्ट्स में ये नेटवर्क को डिवाइड कर दिया बाय टेकिंग डिवाइसेस फ्रॉम इनसाइड द फायरवॉल। मतलब कि फायरवॉल के इनसाइड से हम लोग चीजों को आउटसाइड लेके आते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि DMZ कर क्या आ रहा है? ये पूरा एक जो नेटवर्क है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक फायरवॉल के अंदर, एक फायरवॉल के बाहर। ठीक है, अगर इसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बहुत ज्यादा सिक्योर नेटवर्क अगर आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे भी फिर एक फायरवॉल लगा दो, तो जो अनवांटेड हैं वो यहीं से खसक जाएंगे, और जो एकदम ऑथराइज हैं वो यहाँ पे आके वेब सर्वर तक जा पाएंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा सिक्योर DMZ की जरूरत है, तो आप दो फायरवॉल लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मोर सिक्योर DMZ में अगर आपको जाना है तो आपको दो फायरवॉल लगाना चाहिए। ओके, तो अभी कई बार ऐसा आपको लगता है, मतलब ये DMZ कैसे फॉलो होता है, तो आप कई बार जैसे आपके घर में भी अगर आपको राउटर है, या आप होम राउटर की इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी आप राउटर को देख रहे हैं, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो पोर्टल होता है, या आप इसके सेटअप में जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन देता है कि आप DMZ का IP एड्रेस सेट कर सकते हैं वहां पे। मतलब आप किसी राउटर का सेटअप में अगर आप जाएंगे ना, मतलब उसका आप कंप्यूटर राउटर को कनेक्ट कर दिया और कंप्यूटर में आप उसका सेटअप को देखें, तो आप उसका DMZ को सेट कर सकते हैं। मतलब DMZ में एक IP एड्रेस डाल सकते हैं। अगर मान लो आपने किसी चीज का IP एड्रेस डाल दिया, तो क्या होगा? उस राउटर में अगर कोई चीज आएगा जो जाना चाहता है DMZ एरिया पे, तो वो पर्टिकुलर इस IP एड्रेस में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बस बताना चाह रहा हूँ कि जो DMZ का सेटअप है वो, उसमें आप DMZ होस्ट आप डेजिग्नेट कर सकते हैं। मतलब एक कोई जो होस्ट आप जिसको बनाना चाहते हैं उसको आप डेजिग्नेट कर सकते हैं, और उससे फायदा क्या होगा कि सारा का सारा जो पैकेट है वो फॉरवर्ड होने लगेगा उस होस्ट के तरफ। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, एक लास्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो DMZ जो डिवाइस होता है, DMZ डिवाइस, इसको जो जब आप कॉन्फ़िगर अगर आप करेंगे, मतलब अगर आप खुद से आप चाहते हैं कि भैया जितना भी पैकेट आए वो इस वाले एड्रेस में आए, मेरे वाले एड्रेस में मत जाए, तो आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें हमेशा स्टैटिक IP का इस्तेमाल होता है। IP एड्रेस जो अपन इस्तेमाल करते हैं
वो दो प्रकार का होता है, मैं आपको बताया था, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक हमेशा चेंज होता रहता है और एक आईपी एड्रेस हमेशा फिक्स रहता है, वो होता है स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी आपको हमेशा इसमें डालना चाहिए, क्योंकि एक बार डाल दिए तो वो आपका उसमें ही जाता जाएगा। अदरवाइज डायनेमिक में वो फिर कभी इसमें गया कभी उसमें गया, फिर आपका जो डीएमजेड होस्ट है वो हमेशा फिर चेंज होता रहेगा। इसलिए डीएमजेड डिवाइस में जब कॉन्फ़िगर करना है तो आपको इस चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। बोलो, ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सर एक बार और बताएंगे क्या? हाँ, बता दूंगा। हाँ, शुरू से डीएमजेड को। यस सर। देखो, डीएमजेड का मतलब होता है डीमिलिटराइज जोन, मतलब ऐसा जोन जहां पे मिलिट्री नहीं आ सकती, वो थोड़ा खतरा वाला एरिया है, उसको बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन। या इसको फायरवॉल फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। फॉरबिडन का मतलब होता है त्यागना। तो फायरवॉल ने जब कभी किसी को त्याग देता है तो वो जोन बन जाता है फायरवॉल फॉरबिडन जोन। तो आप नॉर्मली इसमें अपन ये बात किए थे कि इंटरनेट वाले इसमें कभी अपन को जब जाना रहता है या कोई भी सिस्टम में, मान लो यहाँ सर्वर से एक्सेस करना है, तो अगर ये सर्वर को अगर अपन फायरवॉल के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि बाहरी व्यक्ति सर्वर को जब एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो बाकी चीजों को भी एक्सेस कर सकता है। ये एक खतरा है। तो जो चीज खतरनाक है उसको फायरवॉल के उस तरफ रखते हैं ताकि फायरवॉल के अंदर वो आए ही ना। तो हम लोगों ने क्या किया, सेग्रीगेट करने की कोशिश की, जो डिवाइसेस खतरा खतरा प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको अपोजिट साइड ऑफ फायरवॉल अपन रख दिए। अपोजिट साइड ऑफ फायरवॉल में जब अपन रखते हैं तो क्या होता है कि चीजें एक्सेस होती हैं और बाहरी जो अपना फायरवॉल के बाहर है वो नेटवर्क सेफ रहता है। अब ये इसका जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क को दो पार्ट में बांट देता है, एक फायरवॉल के इस तरफ और एक फायरवॉल के उस तरफ। अब हुआ क्या कि अगर आपको और सिक्योर डीएमजेड की जरूरत है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे भी आप फायरवॉल लगा दोगे, दो दो फायरवॉल आप लगा दोगे, जिससे फायदा ये होगा कि आप चीजों को यहाँ से भी सेफ कर पा जाओगे। उसके बाद अगर आपको मैं ये बता रहा था कि आ, आपको अगर डीएमजेड को सेटअप करना है, मान लो आपको चाहते हो, आप खुद से उसको सेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, राउटर में आप जाओगे उसके सेटअप में, और जो डीएमजेड का सेटअप वहां पे होगा ऑप्शन, उस ऑप्शन में आप आईपी एड्रेस डालना रहता है। आईपी एड्रेस आप कोई भी आईपी एड्रेस डाल दो जिसको आपको होस्ट बनाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कोई पैकेट आएगा वो उस होस्ट के पास चला जाएगा जिस आईपी एड्रेस को आपने वहां मेंशन कर रखा है। तो आपके मेन जो नेटवर्क है वहां तक वो पहुंचेगा नहीं और आप बच जाओगे। तो और इसमें मैं लास्ट पॉइंट आपको यही बताया कि जब डीएमजेड डिवाइस को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो आईपी एड्रेस डालोगे वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। डीएमजेड होस्ट आप एक साथ रखो, और अगर आपको चेंज करना भी है तो आप मैनुअली चेंज करो। स्टैटिक आईपी भी चेंज हो जाता है लेकिन चेंज मैनुअली होता है, और डायनेमिक जो आईपी होते हैं वो हर बार डीएचसीपी की मदद से हर बार वो चेंज होते जाते हैं। तो ये मैं आपको बताया हूँ। ये क्लियर है क्या अब? यस सर। तो आई होप आपको आज का टॉपिक सब समझ में आया होगा। मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आज के लिए विश्राम लेंगे। 1 मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।